आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे अफसर से जिन्हें संगीत व साहित्य को लेकर न केवल एक बड़ा प्यार है उनमें, न केवल साहित्य को वो लिखते पढ़ते हैं बल्कि जीते भी हैं। 1997 बैच के आईएएस डॉक्टर हरिओम साहब हमारे साथ हैं। उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनसे ही जानेंगे और कोशिश होगी कि उनके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से किन अभावों में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, साहित्य और संगीत को लेकर जो उनका लगाव है वो लगाव कब से शुरू हुआ, बहुत सारी बातें हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर प्लीज बैठिए। और सर लगातार हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं पावर फाइल्स, जिसमें हम लोगों को बताते हैं किसी एक ऐसे अफसर के बारे में जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिसको पढ़ना चाहते हैं, जिसको समझना चाहते हैं। जब आपके जीवन के बारे में हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए और ये बातचीत न केवल हम आपसे करें बल्कि हमारी आपकी बातचीत ये दुनिया के तमाम ऐसे लोगों के बीच जाए जिन्होंने आपको केवल किताबों में पढ़ा है, जो आपको और भी सुनना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं। सर आप छोटे से ज़िले अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से हैं, जो मैं पढ़ रहा था। तो आपका पूरा बैकग्राउंड गांव का रहा, पिताजी आपके फार्मर थे, गांव में रहते थे। तो बचपन से लेकर यूपीएससी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? चूँकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब गांव का कोई बच्चा यूपीएससी क्रैक करता है तो बड़ी संभावनाएं और लोगों में भी तलाशी जाती हैं उसके माध्यम से। देखिए, बचपन हमारा गांव में गुजरा और पहले कहा जाता था कि भाई जो हिंदुस्तान है वो गांव में रहता है जी। तो हम भी हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा थे, या कह सकते हैं एक सामान्य सा गांव जैसे और गांव होते हैं। कटारी गांव अमेठी जनपद का एक जामो ब्लॉक है, उसमें कटारी गांव है। तो 12वीं तक की मेरी पढ़ाई वहीं हुई, गांव में रह के पढ़ाई हुई। और कह सकते हैं कि 10वीं क्लास तक जो एक स्टीरियोटाइप गांव की एक तस्वीर होती थी हम लोगों के सामने, जहां ना लाइट है, ना सड़कें हैं, ऑल वेदर रोड्स नहीं हैं, कोई सुविधाएं नहीं हैं, ज़्यादातर कच्चे घर हों, तो वैसा गांव था वो। और बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, मतलब ग्रेजुएट एंड अबव बहुत कम लोग थे। मैं आज से मतलब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे रह के पढ़ना और वहाँ से निकलना और ये उम्मीद करना कि देश के बड़े इंस्टीट्यूट दिल्ली तक पहुँचना, जवाहरलाल नेहरू तक पहुँचना, यूनिवर्सिटी तक पहुँचना, तो वो चीज़ एक सपना ही कही जाती थी। तो उस माहौल में रह के मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। सर अच्छा, जब आप बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ाई कर रहे थे, जब प्राइमरी एजुकेशन आपने शुरू की, तो कैसे लगा आपको? उसी समय सोचा था कि आपने हमें कुछ अलग करना है, नया करना है, या घर वालों की कोई प्रेरणा थी? ऐसा कुछ तो रहता नहीं है, सभी सामान्य बच्चे थे। बस ये हम लोगों को बचपन में आज़ादी बहुत थी, खेत बाग और नदी नाले और ताल पोखरे, और कोई पढ़ाई का बहुत प्रेशर नहीं था। माँ बाप की तरफ से भी ये था कि भाई पढ़ लिख के अच्छा करो। और जो सरकारी पाठशाला थी, प्राइमरी पाठशाला थी, उसमें 5वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद सोचिए कि 5वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था, तो पास में एक जूनियर हाई स्कूल था जो निजी स्कूल था किसी का, तो 5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जाके हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो एक गांव में हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने एक जूनियर हाई स्कूल गांव में बनवाया। तो जब तक उन्होंने बनवाया तब तक वो 6ठी क्लास हम लोग कर चुके थे, तो 7वीं 8वीं फिर हम गाँव में लौट आए। फिर 8वीं के बाद फिर हमें बाहर जाना पड़ा, जो ब्लॉक स्तर पे एक राजकीय इंटर कॉलेज था। तो राजकीय इंटर कॉलेज में हमने 12वीं तक की पढ़ाई की। तो कभी ये नहीं सोचा था, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद मिला और शायद ऊपर वाले ने चाहा था कि ये बच्चा पढ़ लिख के अच्छा करे, और पढ़ाई लिखाई में मेरा मन लगता था, तो पढ़ने में तेज़ था मैं। तो मेरे जो अच्छे टीचर्स थे, गुरु थे, वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। तो लेकिन आप सोचिए कि 10वीं क्लास के बाद लाइट आती है गांव में, उसके पहले हम लोग जो है वो लैंप में और लालटेन में, आज के बच्चों को अगर लाइट ना मिले, एसी ना मिले, कूलर ना मिले, तो शायद वो पढ़ाई तो दूर की बात है, रहना मुश्किल है। तो हम लोगों ने उस समय, चूंकि हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो ये लेकिन इच्छा जरूर थी कि बाहर निकलना है। और जैसे 8वीं 9वीं के बाद टीचर्स ने भी कहा, पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई यहाँ से निकलो, बाहर दुनिया देखो, बड़ी जगहों पे जाओ। तो वो एक प्रेरणा थी, मोटिवेशन था, जिससे हम आगे बढ़े। सर अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो अक्सर होता है कि अमेठी या आसपास के और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोग जो भी तैयारी करते हैं तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही जाते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैसा अनुभव रहा? चूँकि वहाँ के बाद आप जेएनयू गए,
तो बहुत अच्छा अनुभव था। हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का नायाब विश्वविद्यालय था। उस समय तक बहुत नाम था, बहुत मेधावी छात्र वहाँ हुआ करते थे और हम सब लोगों की इच्छा थी कि जो गांव गिरांव के जो बच्चे थे कि 12वीं के बाद वहाँ पे, और उसी बार जिस बार हम गए उसी बार वहाँ पे प्रवेश परीक्षा भी हुई। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम तब हाँ, पहली बार हुआ यूनिवर्सिटी के प्रवेश के लिए और इत्तेफाक से बहुत अच्छी रैंक हमारी, उसमें लगभग 20-22 हज़ार बच्चों ने ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस दिया था, तो उसमें मेरी 15वीं पोजीशन थी। तो गांव से निकल के एक बच्चा जिसने कभी बाहर बड़े शहर में का कोई अनुभव नहीं था, तो वहाँ पे एंट्रेंस परीक्षा के जरिए मेरा एडमिशन भी हो गया और उसके बाद वहाँ का जो एक बेहतरीन हॉस्टल था अमरनाथ झा छात्रावास, एन झा हॉस्टल, उसमें इंटरव्यू के आधार पर मेरा चयन भी हो गया क्योंकि मेरे हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स थे। आज मैं देखता हूँ कि बच्चों के 90-95 होते हैं तो वो उदास होते हैं। हम लोग यूपी बोर्ड के थे तो हमारे 70% थे हाई स्कूल और इंटर, तो हम बहुत खुश थे। हमको लगता था कि हम तो भाई टॉपर्स में से हैं और 60% के ऊपर प्रथम श्रेणी माना जाता था। तो जब इलाहाबाद पहुंचे तो बहुत खुश हुए कि भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन भी हो गया, एन झा हॉस्टल में आ गए और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे IAS PCS का काफ़ी जोर था, तो ये मन में इच्छा तब तक आ चुकी थी कि नहीं, हमें ये बड़ी परीक्षाएं निकालनी है। अच्छा, जब PhD आपने PhD हमने बाद में किया और PhD हमने बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो पौड़ी में है उत्तराखंड में, तो उस समय मेरी पहली पोस्टिंग रुद्रप्रयाग हुई और तब यूपी उत्तराखंड बटा नहीं था, तो वहाँ गया मैं। तो SDM जैसे तैनात होते हैं हम लोग, जॉइंट मजिस्ट्रेट, तो SDM बनने के साथ साथ मेरे मन में वो इच्छा थी क्योंकि मैं उस समय तक तो स्टूडेंट ही था, एकदम तुरंत निकला था यूनिवर्सिटी से, तो मैंने देखा कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, क्या मैं PhD कर सकता हूँ। तो कुछ लोग वहाँ मिल गए मुझे जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल PhD कर सकते हैं। अच्छा सर, JNU का एक किस्सा और है जो आपके बारे में बहुत सारे लोग सुनना जानना चाहते हैं, क्योंकि आप साहित्य प्रेमी हैं, आपका चित्त भी वही है, स्वभाव भी वही है, तो आपकी प्रेम कहानी के बारे में कहा जाता है वो JNU से ही शुरू हुई। मालविका जी आपकी पत्नी है, और उनसे कब और कहाँ मुलाकात हुई थी? JNU में हमारी क्लासमेट थी और सब ऐसे मौके होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, आप तमाम लोगों से टकराते हैं, तो वो हमारे साथ ही पढ़ती थी और हम लोग एक ही क्लास में थे, तो वहाँ उनसे थोड़ा लेट दोस्ती हुई, लेकिन वो दोस्ती जो है वो शादी में परिणत हुई। अच्छा सर, जब मुलाकात हुई होगी आपकी, तो क्या मन में चल रहा था कि भाई आप तो वहाँ से हैं, ऐसा कुछ बाहर से नहीं हैं? था, मतलब हाँ ये तो रहता ही है कि हम गांव से थे, वो दिल्ली से ही थी और लेकिन साथ में थे। और 2 साल 2.5 साल रहने के बाद JNU में जब एक दोस्ती जैसा कुछ माहौल बना और परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय मैं परीक्षाएं दिया करता था, तो वो एक दोस्ती जो है वो लंबी चल गई। सर, आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, अब गीत संगीत की हम चर्चा कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं, तो नौकरी के साथ साथ आपका ये लगाव जो है संगीत के प्रति, ये लगाव साहित्य के प्रति तो लगाव था ही, मान लीजिए पढ़ाई में आया था, लेकिन संगीत के प्रति ये लगाव कब से आया? क्या गांव में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी? गांव में तो कहते हैं कि ये जो आर्ट है, जो कलाएं हैं जी, ये ईश्वरीय देन है। मैं इसको ये मानता हूँ कि आप कलाकार बना नहीं सकते, कलाकार तो अंदर से पैदा होता है। पैदा इसलिए होता है कि उसमें अगर सुरताल की समझ नहीं है तो वो संगीतकार नहीं हो सकता। उसमें अगर चित्रों की और सामान्य चीज़ों में दूसरी दृष्टि नहीं है उसके पास, तो वो चित्रकार नहीं हो सकता। अगर वो सामान्य लोगों को देख के, सामान्य जगहों को देख के अगर उसमें से कुछ नया नहीं निकाल सकता, तो वो साहित्यकार नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम पढ़ा लिखा के नहीं ला सकते। हाँ, इसका कोई कोर्स नहीं कराया जा सकता। ये इनबिल्ट है। हाँ, इनबिल्ट है। तो आपके पास जो बेसिक चीज़ है, जो कच्चा माल है, वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप उसको तराश सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बचपन में जो मुझे संगीत आकर्षित करता था, जो भी गांव के आसपास जो लोक संगीत था, जो लोग गाते शुरुआती होते फिल्मी गाने थे। सबसे बड़ी चीज़ तो जो फिल्मी गाने हैं, रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, टीवी भी उस समय नहीं था, टीवी बाद में जमाना था सर। तो टीवी बाद में आया 10वीं 11वीं, उससे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर सुना करते थे, विविध भारती फिल्मी गाने। और जो लोक संगीत था, जो वहाँ पे तमाम तरह के लोक संगीत थे, उसमें नाटक नौटंकी भी था, उसमें भजन कीर्तन भी था, उसमें कव्वालियाँ भी थीं, तो उनका सुर हमें अपील करता था। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। अभी मैं देख रहा था एक पुस्तक है आपकी, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, कैलाश मानसरोवर।
कि क्या है उस पुस्तक के बारे में, जो कि पढ़ेंगे लेकिन अभी हम कैलाश हम सभी जानते हैं कि जो आदिदेव महादेव हैं, उनका जो है वो एक आश्रय स्थल माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा पुनीत और पवित्र, जिसकी जो है वो हिंदू पौराणिक जो परंपराएं हैं उसमें खास तौर से बहुत महात्म्य है। तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत, जो चाइना का पार्ट है, वहाँ पे स्थित है और वो एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए, और ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैन लोगों के लिए और जो तिब्बतन्स हैं उनके लिए भी। तो बोन एक संप्रदाय है तिब्बत का, उनको बहुत मान्यता, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है और महावीर स्वामी, जैन स्वामी, ये महावीर जैन जी, ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ मानसरोवर की तरफ गए थे और वहाँ पे उन्होंने बैठ के उपासना अर्चना की थी। तो उस वजह से इन संप्रदायों के लोग भी वहाँ जाते हैं, और कैलाश जो है वो आदिदेव तो है ही है। तो वहाँ हम लोग गए, इस पुस्तक में हम वहाँ पे गए और यात्रा की हमने 2019 में कैलाश मानसरोवर की। और उस यात्रा के दौरान जो एक साहित्यिक जो मन था, जो साहित्यकार का एक, वही मैं कह रहा था ना कि वो उसके दिमाग में उन्हीं सब चीज़ों को जो एक नए नज़रिए से देखने, तो इसलिए मैंने उसका नाम रखा कि आस्था के वैचारिक आयाम। कैलाश मानसरोवर यात्रा आस्था के वैचारिक आयाम, क्योंकि आस्था के तहत तो हम गए ही थे, लेकिन उसके जो और डिफरेंट वैचारिक आयाम हो सकते हैं, उसके क्या क्या जो है पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं वहाँ जाने के, उस यात्रा के, और वहाँ पे जो ज़िंदगी है, जैसे इंडिया से हम नेपाल गए, नेपाल से हम तिब्बत गए, तिब्बत के लोग, नेपाल के लोग, क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है, क्या सांस्कृतिक उनकी स्थिति है। तो 12 दिन का जो हमारा एक सफ़र था, उसमें हमने तमाम कष्ट भी, और कष्ट शायद ईश्वर के साक्षात्कार के लिए कष्ट तो हमें उठाना ही पड़ता है। आसानी से मिल जाए तो कोई चीज़ उपलब्धि नहीं होती, हर कोई वहाँ जा नहीं पाता, वंस इन ए लाइफ टाइम है। तो उसी का एक विस्तृत और विहंगम जो एक विवरण है, एक हाँ उसमें है, जिसमें धर्म भी है, आस्था भी है, उसमें समाज भी है, साहित्य भी है, राजनीतिक दृष्टि भी है। सर एक बड़ा वीडियो आपका वायरल है, सब उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। कश्मीर में शायद डल झील का वो वीडियो है, जिसमें आप बड़ा सुंदर सा गीत अपना खुद का लिखा हुआ कि सिकंदर हूँ लेकिन हारा हुआ हूँ, ये आप गा रहे थे। ये सर ये कब आपने लिखी, ये गज़ल कब आपने लिखी? मैंने कभी अपने ज़िले में पोस्टिंग के दौरान अपनी डायरी में कभी ये गज़ल लिखी थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गज़ल एक समय आएगा और मेरी पहचान बन जाएगी। तो मैं 10-12 साल बाद ये जब मैंने गाना वाना सोचा शुरू किया, तो इसकी तर्ज जो है वो हमारे गज़लों के उस्ताद, जिनको मैं मानता हूँ, उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, उनको मैंने कहा कि आप मेरी कुछ गाइए। तो उन्होंने ये गज़ल कहा कि ये तो बहुत अच्छी गज़ल है, और इसका जो मतला है, पहला शेर है कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। तो ये जो शेर है, ये इसकी धुन उन्होंने बनाई राग भोपाली में, और ये पहले उन्होंने गाई, तब मैं गाता नहीं था। उसके बाद जब मैंने 2016 में 15-16 में गाना शुरू किया, तो मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया, रोशनी के पंख, क्योंकि रोशनी के पंख एक शेर में आता है, इसी गज़ल के एक शेर में आता है कि उड़ूंगा रोशनी के पंख लेकर, उड़ूंगा रोशनी के पंख लेकर, नई दुनिया का हरकारा हुआ हूँ, कि मैं आई विल फ्लाई विद द विंग्स ऑफ लाइट। लाइट के साथ उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, क्योंकि आई एम द मैसेंजर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो ये उस शेर की मीनिंग है। तो इसी से हमने वो टाइटल अपने एल्बम का निकाला, रोशनी के पंख। तो ये गज़ल बहुत मशहूर हो गई। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, एक लाइन ही जो है आप जब उसको छूते हैं तो मैं गुनगुना सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। ओ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, क्या बात है, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। वाह सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जब मैं पढ़ रहा था तो 2006 में जब आपका पहला एल्बम लॉन्च हुआ, रंग पैराहन जी, तो अक्सर होता है ऐसा कि चूँकि आपका तो क्षेत्र ही है,
नौकरी के साथ साथ हाँ, वो संगीत। संभालना, वो लेकिन चूंकि लेकिन जब पार्ट कोई टाइम। पहली चीज, हाँ सर, जब कोई पहली चीज आती है, जब चूंकि तैयारी की होगी आपने बहुत सारी, उसमें एक ख्वाब देखा होगा कि भाई ये जब बन के पूरा कंप्लीट होगा तो फिर वो फीलिंग्स कैसी थी? बहुत एक्साइटमेंट था। तैयारी तो क्या थी, उस समय कुछ नहीं थी, क्योंकि बहुत ही एक एमेच्योर सा प्रयास था वो, क्योंकि ना तो मैं गाता था उस तरह से, ना मुझे रिकॉर्डिंग का कोई तजुर्बा था, टाइम भी नहीं होता था। एक ज़िले में मैं काफ़ी बहुत कलेक्टर था, जिलाधिकारी था, बहुत मसरूफियत भरी दिनचर्या थी मेरी। तो लेकिन उसमें वहाँ के जो संगीत के जानकार लोग थे, कभी ऐसे मैंने कुछ गुनगुनाया होगा तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप जो है रिकॉर्ड करिए। तो वहाँ कुछ लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे स्टूडियो, तो अपना कंप्यूटर वगैरह लेके मेरे ही ड्राइंग रूम में कि साहब जब भी आपको छुट्टी मिले, आप सैटरडे संडे में, संडे को छुट्टी होती थी आपकी तो थोड़ा राहत मिलती थी, तो उसी दिन हम लोग बैठ जाएंगे, आप कुछ कुछ करके करिए। तो ऐसे कई संडेज मिला के कुछ हमने कहा भाई क्या गाएंगे, तो हमने कहा भाई मैं मेहंदी हसन साहब को बहुत पसंद करता हूँ, और उसके बाद जो है वो उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हसन को पसंद करता हूँ, और एक आध गज़लें जो मैं अपनी गुनगुनाता था। तो ये कहा सब कुछ मिला के एक 7-8 गज़लें जो दूसरों की थी, मेरी अपनी लिखी हुई नहीं थी, और वो दूसरों ने गाई भी थी, तो मशहूर गज़लें थी। तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके कैसेट बनाया। वो कैसेट जब रिलीज हुआ तो मुझे लगा कि जैसे मैंने बहुत नई दुनिया में एक कदम रखा हो। वो था ही नई दुनिया का काम था, क्योंकि हमारा काम तो था नहीं वो। तो रंग पैराहन हमने, चूँकि उसमें फैज़ की एक गज़ल मेहंदी हसन साहब की है, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम, फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़ में जाने का नाम। तो ये गज़ल थी, तो यहाँ से रंग पैराहन उठाया हमने और टाइटल रखा, और ये कैसेट रिलीज कराया हमने इसको। तो मुझे लगा कि अब मैं नई दुनिया में कदम रख रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वो 2006 था, उसके बाद से 2011 में आके फिर मेरा ओरिजिनल काम आया, जो इंतसाब एक एल्बम था फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का। तो इंतसाब तब आया, तो काफ़ी एक लंबा गैप, और तब भी मैं गाता नहीं था, तब भी मैं पब्लिक में नहीं गाता था। मुझे शौक़ था, मैं सोचता था कि कुछ काम करूँगा मैं आगे चल के। तो वो 6 से 11 और पब्लिक में आने में मुझे फिर 5 साल लगे, 15-16, तब मैं पब्लिक के बीच में गाना शुरू किया। तो बहुत जब मुझे टाइम मिला, मैं सुपर टाइम में आया, मुझे थोड़ा सैटरडे संडे मिलने लगा, थोड़ा राहत मिली। अच्छा सर, अभी तो आप उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और एक लंबा करियर का अनुभव है, नौकरी का लंबा अनुभव है, लगभग 24-25 साल हो रहे हैं। तो इस दौरान कहीं कोई ऐसी घटना, कहीं कोई ऐसी बात हुई हो जो आप जिक्र करना चाहते हो, कोई ऐसी घटना हो जो आपके दिल के बड़े करीब हो, या किसी ऐसी कोई घटना जिसे करने के बाद आपको लगा हो यार ये गलत हो गया, ये इसकी मदद हमें करनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर पाए, ऐसी कोई फीलिंग्स है क्या अभी? ऐसा कोई वाकया, घटना? देखिए, हम लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ समस्याएं होती हैं, जहाँ लोगों की दिक्कतें होती हैं, दुख दर्द होता है, गरीबी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग जो है, हम सभी समझते हैं कि कृषि प्रधान प्रांत है, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बीपीएल परिवार बहुत हैं। तो वो आप कह सकते हैं ऐसे अनेक तजुर्बे हुए जिनको हम थोड़ा राशन पहुँचा देते हैं तो उनको पेंशन पहुँचा देते हैं, किसी का कोई घास फूस छप्पर के घरों में रह रहा है उसको हम पक्का घर अलॉट कर देते हैं। वो जो एक डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिसको हम वेलफेयर स्टेट का पार्ट कह सकते हैं, कि भाई सरकार की तारीफ हम माई बाप लोग इसलिए मानते हैं कि आप उनके दुख दर्द हरते हैं, तो हम लोग उसके संवाहक हैं। वो तो सरकार के नीतियों के हिसाब से हम जो योजनाएं होती हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे अनगिनत रहे, उनको हम गिना पाना मुश्किल है। लेकिन जो आप समझ लीजिए कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी, बाढ़ है, सूखा है, राहत पैकेज है, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने, ऐसे तमाम तजुर्बे हैं जिनमें हमें खुशी के क्षण दिए हैं और हमने लोगों के चेहरों पे मुस्कान बिखेरी है। तो सर, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो हर घर तिरंगा फहराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से भी कोई ऐसा एक मैसेज जाए, संदेश जाए, जो लोगों को प्रोत्साहित करे कि नहीं भाई, हमारे अंदर भी देश के प्रति हम लोगों के अंदर भी जज्बा है और इस तिरंगे के लिए हमें कुछ करना है। देखिए, बिना देश और राष्ट्र के तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो ये पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आह्वान चल रहा है, हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हों। और ये हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान की बात है। हमारा अपना देश
सशक्त हो, हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत हो और हमारी एक पहचान समृद्ध, खुशहाल, शांति प्रिय और सशक्त राष्ट्र की बने। हम सब लोग जो है प्रतीकात्मक तौर पर इस महाउत्सव में, अमृत महोत्सव का एक जो हिस्सा है ये, आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है हमारी, उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ और पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए कृत संकल्प है। हम सब आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि आप लोग, जो सरकार की तरफ से आह्वान है, 13, 14, 15 अपने घरों में तिरंगा फहराएं और जो राष्ट्र की हमारी जो मूल्यवान विरासत है उसको समझें और हमारे देश को समृद्ध करने में अपना योगदान दें। सर, एक और सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सफल हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? चूँकि आपने न केवल तैयारी की है, यूपीएससी क्रैक किया है और जो आपका रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, तो ऐसे में जो निराश हो जाते हैं तैयारी करते करते, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने उदाहरण के तौर पे ऐसे सभी बच्चों को कह सकता हूँ कि वो ये कतई ना समझें कि वो गांव से हैं तो यूपीएससी नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं गांव का हूँ। वो ये कतई ना समझें कि अगर वो हिंदी माध्यम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तो वो यूपीएससी नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का हूँ। हिंदी माध्यम से 97 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश में मैं रहा हूँ। तो आप जिस भी विषय में, लोग कहते हैं कि भाई ये विषय नहीं लेंगे तो हमें नंबर कम आएंगे, तो आप जिस विषय में अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो आपको सहज पढ़ाई के लिए प्रेरित करता हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप नया सोचते हो, वो विषय रखें और वही माध्यम रखें। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी रखें, लेकिन जो भी चीज़ रखें उसमें आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि यूपीएससी एक सबसे बड़ा एग्जाम है, बहुत कठिन परीक्षा कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुंजी वो जैसे हम लोग पास कर लेते हैं कोई एग्जाम, वैसा नहीं है। तो आपको एक साधना, तपस्या के रूप में इस परीक्षा को लेना चाहिए। आगे अब चूंकि अभी तो चल रहा है, अभी तो लंबा समय नौकरी भी करनी है आपको, आगे की क्या योजना है? क्या मतलब, चूंकि आपने लगातार देखिए तमाम, चाहे कैलाश खेर हो या बहुत सारे जो बॉलीवुड के सिंगर हैं, उनके साथ आपने न केवल स्टेज शेयर किया है बल्कि वो सब बड़ा मानते भी हैं आपको, तो आगे की क्या कुछ तैयारी है कि आगे और कुछ करेंगे? देखिए, संगीत तो हमने एक आत्मिक सुख के लिए, आत्मिक संतोष के लिए हमने इसको अपनाया था। कॉमर्शियल कोई बहुत एम्बिशन उसको लेके नहीं था, क्योंकि हम देश की जो है सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा में है और उसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहा हूँ। जिस तरह से मेरा करियर ग्राफ रहा है, जिस तरह से मेरी पोस्टिंग्स, हाँ, मैंने देखा जब 11 जिले किए हैं, 11 जनपदों में जिलाधिकारी के बतौर लोगों की सेवा करने का अवसर मिला मुझे। उसके बाद मैं कल्चर डिपार्टमेंट में रहा, कृषि में रहा, कोऑपरेटिव्स में रहा, होम डिपार्टमेंट में भी रहा, पीडब्ल्यूडी में बहुत समय तक रहा, लैंड कंसोलिडेशन में रहा। तो मतलब मुझे एक वाइड एक्सपोजर जो है वो जो हो सकता है पॉसिबल, वो उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है और मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का। ख़ास तौर से इस देश में मुझे सेवा का मौका मिला, लोग खुश रहे मेरे काम से और सरकारों ने भी मुझे जो है वो मेरी क्षमता के अनुरूप काम करने का अवसर दिया। तो मैं उस पर संतुष्ट हूँ। तो कोई कॉमर्शियल मेरा ऐसा एम्बिशन नहीं है उसमें। संगीत मेरे लिए संगीत मेरे लिए साधना एक है और साहित्य जो है वो मैं एक समाज को, ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का एक उपक्रम है। उसमें करते करते मेरी कई किताबें आई, 7 किताबें मेरी आई। संगीत में भी बहुत गाने। मेरी कोशिश संगीत में सिर्फ ये है कि मैं ओरिजिनल काम करूं, जो लोग बड़े लोग कर गए हैं उनकी नकल करके मैं अपनी जगह ना बनाऊं। मैं जो भी छोटा मोटा मेरे से हो सकेगा तो मैं अपनी गज़लें गाता हूं, अपनी धुनें बनाता हूं। मशहूर लोगों की भी मैंने गज़लें अपनी तर्ज में गाई है, जैसे मीर गालिब, फैज़ को भी मैंने अपनी तर्ज में गाई है। लोग कहते हैं कि साहब मेहंदी हसन ने जिसको गा दिया या जो है जगजीत सिंह साहब ने जिसको गा दिया उसको आप क्यों गा रहे हैं। सर, गालिब का कोई जो अपनी तर्ज पे आपने किया कोई गुनगुनाइए ना। गालिब की गज़ल जो है, जो हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। अरे सर, बड़ा फेमस है। तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू
क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह सर, ये अब ये आपका गजल अपना जो है अंदाज हमारा था। अपना जी, अंदाज जी, है, जी, जी, जी। इसको जगदीश सिंह साहब ने गाया है। तो यही है कि एक नया कुछ रचने की जो एक तो घर में तो सर अलग सा माहौल रहता होगा, क्योंकि जो मालविका जी हैं, वाइफ आपकी, वो भी वो भी गाती हैं, बिल्कुल, गाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैंने सुना है कि बच्चे भी बच्चे हमारे बड़े सुर में हैं, तो पूरा दो संगीतमय दो माहौल। बेटियां हैं वो सुर में। पर ये कि आजकल के बच्चे अंग्रेजी गाने गाते हैं, वो हिंदी गाने जो है थोड़ा, क्योंकि वो कॉन्वेंट टाइप की उनकी अंग्रेजी मीडियम की वो पढ़ाई कल्चर और है, वो वो कल्चर वैसे, लेकिन स्कूल उनको और ये सुर सब है का। तो वो हिंदी भी गाते हैं तो अच्छा गाते हैं। तो चलिए सर, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संदेश लगातार जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पावर फाइल्स को, आज उसमें डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत हमें मिले कि जिनके बारे में जो मैंने शुरू में बताया कि संगीत और कला प्रेमी तो हैं ही हैं, इसके साथ ही साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो 25-26 साल का जो एक लगातार अनुभव रहा और लगातार ये चल भी रहा है, तो आप समझिए कि इन दोनों के बीच जो सामंजस्य है, यानी कि नौकरी के साथ साथ जो संगीत प्रेम है, उसके साथ जो सामंजस्य आपस में बैठाल के आगे चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शायद यही एक वजह है कि जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, उनसे अपने आप को ये बात अलग करती है डॉक्टर हरिओम के लिए। अगली बार पावर फाइल्स में किसी और अधिकारी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।